कचूमर का ये एपिसोड इमोशनल रेजिलियंस की सीरीज का दूसरा एपिसोड है। मैं हूं पॉडकास्टर और होस्ट बाबर मलिक। अगर आपने अब तक इसका पहला एपिसोड नहीं सुना तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ज़रूर सुने, क्योंकि उसमें हमने इमोशनल रेजिलियंस या इमोशनल इंटेलिजेंस की एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन के सामने रखी। इस एपिसोड में हमारा फोकस उन टेक्निक्स पे रहेगा जिसके ज़रिए हम अपनी इमोशनल रेजिलियंस को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन टेक्निक्स पे मूव करें, मैं एक बुनियादी प्रिंसिपल आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारी सोच हो या हमारे इमोशंस हों, इनके साथ हमारा रिश्ता या हमारा राब्ता क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिफाइन करने में कि हम कितने इमोशनली मैच्योर या कितने इमोशनली रेजिलिएंट हैं। अगर तो हमारा रिलेशनशिप और राब्ता ये है अपने इमोशंस और अपनी सोच के साथ कि वो मुकम्मल तौर पे हमारे ऊपर गालिब है और हमारे पास अपनी कोई एजेंसी नहीं है, हमारी सोच जहाँ हमें चाहे ले जाए और हमारे इमोशंस जिस तरीके से चाहें एक्ट आउट करें, तो वहाँ पे हम एक इमोशनली कमज़ोर या इमेच्योर इंसान है। लेकिन अगर इसके रिवर्स सिचुएशन है जहाँ पे हम अपने इमोशंस को अपने से अलहदा देखते हैं, उसका हमारे ऊपर गलबा नहीं है, हम एक कंटेनर की तरह है, उस कंटेनर के अंदर इमोशन एक पानी की तरह मौजूद सब्सटेंस तो हो सकती है, लेकिन वो हम पे गालिब नहीं है, हम इमोशन से अलहदा हैं और इमोशन हमारे अंदर मौजूद है। इसी तरह हम अपनी सोच से अलहदा हैं, एक कंटेनर है और सोच हमारे अंदर मौजूद है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये कहूं कि अगर हम अपने इमोशंस और अपनी सोच को अपने से अलहदा कर सकें, अगर अपने इमोशंस और अपनी सोच के बीच में एक फासला क्रिएट कर सकें, हम एक ऑब्जर्वर के तौर पे एक सब्जेक्ट हैं और वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिनको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कैसे उठ रहे हैं, उनकी नेचर क्या है, तो यही चीज़ है जो हमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान बनाती है। आज आपके सामने जो टेक्निक्स मैं प्रेजेंट करूंगा वो भी यही रोल प्ले कर रही होती हैं। ये 3 टेक्निक्स हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई करता हूं और उनका मकसद यही है कि जहां पे मैं अपने इमोशंस और अपनी थॉट्स को अपने से अलहदा कर सकूं, अपने बीच में और अपनी इमोशंस और थॉट्स के बीच में एक गैप क्रिएट कर सकूं, एक स्पेस क्रिएट कर सकूं, और उस स्पेस में से मुझे ये आज़ादी मिलती है कि जहां पे मैं अपने इमोशंस और अपनी थॉट्स का मास्टर होता हूं और वो मेरे मुतहत या मेरे स्लेव होते हैं। इस सिलसिले की पहली टेक्निक जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई करता हूं उसका नाम है माइंडफुलनेस, यानी कि एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करना कि जहां पे मैं किसी भी दिन में किसी टाइम पे भी बैठ के तसल्ली से सिर्फ अपने इमोशंस को या अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करता हूं। मैं ये देखता हूं कि मेरे दिल में इस वक्त क्या फीलिंग्स आ रही हैं, उन फीलिंग्स किस तरीके से मुझे इम्पैक्ट कर रही हैं। मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पे सिर्फ उनको देख रहा हूं, मैं उनको जज नहीं कर रहा, मैं उनको अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, बल्कि सिर्फ उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं। इसी तरह दिन में मुख्तलिफ टाइम पे मैं अपने अंदर उठने वाली सोचों को सिर्फ तसल्ली से बैठ के ऑब्जर्व करता हूँ। मुझे क्या सोच आ रही है, किस किस्म की सोच आ रही है, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो है, इसको हम इमोशंस और थॉट्स से आगे भी लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी एनवायरनमेंट को स्कैन करना चाहूँ तो मैं यहाँ बैठ के सिर्फ ये देखता रहूँ कि ये बल्ब चल रहा है। मैंने कुछ सोचना नहीं है, कोई जजमेंट नहीं क्रिएट करनी, सिर्फ ये देखना है कि ये बल्ब चल रहा है, वहाँ किताब पड़ी है, पंखा चल रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन का जो अमल है ये उससे भी शार्पन होता है। इसी तरह अगर हम अपनी बॉडी को स्कैन करें तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में इस वक्त कौन सी फीलिंग्स, कौन सी सेंसेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। मैं देख सकता हूँ कि मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मेरी टोज इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं। वहाँ से ऊपर मैं अपनी पिंडलियों में, अपने घुटनों के अंदर इस वक्त क्या सेंसेशंस हैं उनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। उधर से ऊपर आऊँ अपने हिप की तरफ, अपने स्टमक, चेस्ट और अपने फेस, अपने हाथों की तरफ, कि मैं अपनी बॉडी में क्या सेंसेशंस फील कर रहा हूँ। मैं एज एन ऑब्जर्वर इनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इन सारी एक्सरसाइजेस का मकसद ये है कि आप अपनी सोच, अपने इमोशंस, अपने जिस्म और अपनी एनवायरनमेंट के बीच में और अपने बीच में एक फासला क्रिएट करें, एक स्पेस क्रिएट करें। ये वो स्पेस है जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों से आज़ादी मिलती है और आप एक, जैसे मैंने कहा कि उनके मुतहत नहीं बल्कि
उनके ऊपर उठ जाते हैं और वो आपके मुतहत आ जाती हैं। इस स्पेस के क्रिएट होने से इन चीज़ों को रेगुलेट करना आपके लिए आसान होता जाता है। अच्छा, ये टेक्निक थोड़ी सी शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपनी सोच और अपने इमोशन से बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं। तो इसमें एक निस्बतन आसान टेक्निक भी है, ये भी मैं रोज़ डेली बेसिस पे करता हूँ। और वो टेक्निक ये है कि मैं रोज़ एक अच्छा पीसफुल वक्त निकाल के अपनी टेबल और कुर्सी पे बैठ के लैंप जलाता हूँ और एक डायरी खोल के उसमें जर्नलिंग करता हूँ। जर्नलिंग इस चीज़ का नाम है कि मैं अपनी सोच कि आज मैं क्या सोचता रहा, किस चीज़ ने मुझे परेशान किया, किस चीज़ ने मुझे अच्छा फ़ील करवाया, या अपने इमोशंस कि मैं इस वक्त क्या फ़ील कर रहा हूँ या पहले क्या फ़ील करता रहा, क्यों फ़ील कर रहा हूँ, इन चीज़ों के बारे में लिखता हूँ। अगर मेरे इमोशन को मुझे गुस्सा चढ़ा तो मैं अपने से सवाल ये पूछता हूँ कि गुस्सा चढ़ने की वजह क्या थी? क्या उसके नीचे कोई अंडरलाइंग इमोशन और तो नहीं ऑपरेट कर रहा था? क्या ये तो नहीं है कि उस गुस्से के नीचे खौफ छुपा हुआ था या जेलसी छुपी हुई थी? तो इस तरीके से इन चीज़ों को लिखने से, इसके साथ वक्त स्पेंड करने से मेरी इमोशनल और थॉट के बारे में, अपनी सोचों के बारे में अवेयरनेस बहुत इम्प्रूव कर जाती है, बहुत इंक्रीज कर जाती है। जर्नलिंग का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा लिखने का अमल, क्योंकि हमारे सोचने के अमल से स्लो होता है, आहिस्ता चलता है, हमारे लिखने की स्पीड जो है हमारी सोच की स्पीड से कम होती है, तो उस कम स्पीड पे आने की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग द थॉट्स और क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग द इमोशंस इम्प्रूव कर जाती है और हमें वक्त मिलता है कि हम बेहतर तरीके से अपने इमोशंस से सेपरेट होकर उनको ऑब्जर्व कर सकें और उनको प्रोसेस कर सकें। तीसरी टेक्निक जिसको मैं बहुत एक्टिवली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ वो एक ख़ास रिलेशनशिप है। मेरे केस में रिलेशनशिप मेरी वाइफ के साथ है। मैं अपने तमाम इमोशंस, अपनी तमाम सोच शाम को बैठ के अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता हूँ। ये रिलेशनशिप बहुत सारे नहीं हो सकते कि जहाँ पे आप अपने दिल की तमाम बातें बगैर खौफ, बगैर जजमेंट के खौफ के आप किसी के सामने रख सकें। मेरे केस में ये रिलेशनशिप मैंने अपनी वाइफ के साथ डेवलप की और उसने मेरे साथ डेवलप की। इसी तरह अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या आप किसी और से रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो इट इज़ परफेक्टली फाइन। जर्नलिंग के मुकाबले में और माइंडफुलनेस के मुकाबले में इस टेक्निक का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको एक सेकंड ओपिनियन भी मिल जाती है। यानी कि अगर आप अपनी ही किसी सोच में फंसे हुए हैं और अपने ही लूप में ट्रैप होते जा रहे हैं तो जर्नलिंग पे वहाँ ये चेक नहीं होता कि आप उसमें से बाहर निकल सकें। लेकिन जब आपको किसी दूसरे का मशवरा मिल जाता है, किसी दूसरे की राय मिल जाती है, तो वहाँ पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि आप अपनी किसी सोच या अपने किसी इमोशन में फंस नहीं जाते, स्टक नहीं हो जाते। अच्छा, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये तीनों टेक्निक्स और इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स और भी हैं, ये सिर्फ उस वक़्त मुफ़ीद होती हैं कि जिस वक़्त आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी साइकोलॉजिकल टर्मोइल में फंस गए हैं, तो वहाँ पे शायद ये टेक्निक्स इतनी कारआमद नहीं होती और वहाँ पे यही एडवाइजेबल है कि आप किसी प्रोफेशनल की, किसी हीलर की, किसी साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प सीक करें। अगर मैं इसकी मिसाल आपको दे सकूँ तो ये है कि मैं जब एक दफ़ा एक इस किस्म के लूप में फंस गया, तो मेरे साइकोथेरेपिस्ट ने मुझे हेल्प किया कि मैं जर्नलिंग बंद कर दूँ। उसकी असेसमेंट ये थी कि जर्नलिंग की वजह से मैं अपनी उस सोच में ट्रैप हुआ हूँ, जो जर्नलिंग के थ्रू मैं जो क्लैरिटी लेके आना चाह रहा हूँ, लेकिन उस क्लैरिटी के साथ-साथ उस सोच में मैं ट्रैप भी हो चुका हूँ। उसने मुझे जर्नलिंग बंद करने का कहा और साथ ही साथ ये कहा कि जो मेरे पुराने जर्नल्स हैं, उनको मैं उनमें से कुछ सफ़े रोज़ निकाल के उनको जलाऊँ, ताकि एक ज़हनी ट्रैप जिसमें मैं फँसा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सक रहा हूँ, सिंबॉलिकली सफ़े को जलाने के अमल से मैं उस ट्रैप से आज़ाद हो सकूँ। सो ये मैंने मिसाल आपके सामने इसलिए रखी कि जब आप किसी साइकोलॉजिकली किसी जगह पे फंस जाते हैं, कहीं ट्रैप हो जाते हैं, किसी डिप्रेशन का या किसी एंजाइटी का या किसी अक्यूट सिम्पटम का शिकार हो जाते हैं, तो वहाँ बेहतर ये होता है कि आप सेल्फ डायग्नोस या सेल्फ फीलिंग की बजाय वहाँ पे आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, ताकि अगर आपकी टेक्निक को एडजस्ट करने की ज़रूरत है कुछ अरसे के लिए, ताकि आप उस ट्रैप में से बाहर निकल सकें, तो वहाँ पे वो उस टेक्निक को एडजस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। इसकी मिसाल इसी तरह ही है कि जब हम किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, हमें कोई फिजिकल इलनेस हो जाती है, तो कई दफ़ा जो दवाइयाँ हम ऑलरेडी ले रहे होते हैं डे टू डे बेसिस पे, डॉक्टर वो दवाइयाँ बंद करके कोई दूसरी दवाइयाँ दे देता है और जब हम वापस रिकवर हो जाते हैं तो वो पिछली दवाइयाँ वापस बहाल कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई हुई तीनों टेक्निक्स किसी न किसी लेवल पे आप लोगों के काम आएंगी और अगर ऐसा होता है तो मेरा ये पॉडकास्ट करने का मकसद पूरा हो जाता है। शुक्रिया।